नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद का आज राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसको लेकर राज्यसभा में जब पीएम नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आज़ाद के सम्मान में विदाई का भाषण दे रहे थे तो उस वक्त पीएम मोदी भावुक हो गए और गुलाम नबी आज़ाद से जुड़े तमाम किस्से वो सुनाने लगे। इसी दौरान उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब भी निकल पड़ा। फिर कुछ देर के लिए भाषण को बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद जब गुलाम नबी आज़ाद के बोलने की बारी आई तो वो भी अपने भाषण में भावुक हो गए। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। उस रात को एयरपोर्ट से उनकी बीवी और बेवाओं का क्या कसूर, वो भी हजारों की तादाद में। ये मिलिटेंसी जब खत्म हो जाएगी तो उनके बच्चे, उन बेवाओं, उनको भी रोजगार मिलेगा, वो भी इंसानों की जिंदगी बसर करें। इसके लिए हमने सबने प्रयास करना है। सरकार ने, विपक्ष ने, और कोई हल निकालना है ऐसा कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। राज्यसभा में 4 सांसदों का आज कार्यकाल पूरा हो गया है। उसी में से एक है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद। उनका भी कार्यकाल आज पूरा हो गया। इस दौरान राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद के सम्मान में जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो वो भावुक हो उठे। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी अपने दल की जितनी चिंता करते थे उतनी ही देश की और सदन की भी चिंता करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि कोरोना काल में जब मैं फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, उसी दौरान गुलाम नबी जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप सभी पार्टी के नेताओं की बैठक जरूर कीजिए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे सुझाव दिया और मैंने उनके कहने पर बैठक भी की। पीएम मोदी ने कहा, शायद ही कोई ऐसी घटना हो जिसमें हम दोनों के बीच कोई संपर्क सेतु ना रहा हो। एक आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उस हमले में करीब 8 लोग मारे गए थे। फिर उस हमले के बाद सबसे पहले मुझे गुलाम नबी जी का फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का ही नहीं था। फोन पर उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया और वो एयरपोर्ट पर थे। यह कहते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने इसके बाद पानी पिया और फिर माफी मांगकर एक बार फिर किसी तरह भाषण पूरा किया। पीएम मोदी ने कहा, पद और सत्ता जीवन में आते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे पचाना है ये सीखना जरूरी है।
और इसके बाद पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तरफ देखते हुए सैल्यूट किया। जरा आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो भावुक कर देने वाला भाषण। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था, और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी। बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा। मैं यहाँ सदन में किसी काम से आया था, मैं तो तब राजनीति में नहीं था, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगठन का काम करता था। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे। अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं। ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे। हम सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है। लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है। और इसका उनको गर्व भी है, वो समय देते हैं, नई नई चीजें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बगलो नंबर 1 ले आता है। यानी अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया।
और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, पीएम मोदी के बाद जब गुलाम नबी आजाद की बारी आई तो वो भी अपने भाषण में भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। भाषण के दौरान पीएम मोदी की तरह जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद भी भावुक उठे। कई सालों से राज्यसभा के सदस्य रहे कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल आज पूरा हो गया। उनके सम्मान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसदों ने विदाई भाषण दिया। इसके बाद जब गुलाम नबी आजाद के बोलने की बारी आई तो वो भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फक्र है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसी बुराइयां समाज में हैं, वह बुराइयां
हिंदुस्तानी मुसलमान में नहीं है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए वो भी भावुक हो गए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कॉलेज एसपी कॉलेज में पढ़ता था। वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था, यानी कि पाकिस्तान की आजादी का दिन और 15 अगस्त भी। वहां ज्यादातर वो लोग थे जो 14 अगस्त मनाते थे और जो लोग 15 अगस्त मनाते थे उनमें मैं था और मेरे दोस्त थे। हम प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ रहते थे। इसके बाद हम 10 दिन तक स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि पिटाई होती थी। मैं उस तरह की स्थिति से निकलकर बाहर आया हूँ। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की नई पार्टियों के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा, मेरी हमेशा ये सोच रही है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम जन्नत यानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए और यूट्यूब के जरिए मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कभी पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, तो मुझे हिंदुस्तानी होने पर फक्र होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। उन्होंने कहा, आज विश्व में किसी मुसलमान को फक्र होना चाहिए तो वो हिंदुस्तान के मुसलमान को होना चाहिए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अशार बोलूं, पहले मैंने अपनी फौजियों के नाम बताया था, लेकिन ये शेर मैं बोलना चाहता हूं मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के लिए। जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा वोट मैं यूनिवर्सिटी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंडित मेरे सबसे ज्यादा लड़कियां वोट देते थे। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा, जम्मू में नहीं, कश्मीर में, जिस वक्त मैं एमएससी कर रहा था तो साइंस में तकरीबन 50% लड़कियां होती थी और आर्ट्स में 90%। तो ओवरऑल ज्यादा लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ती थी। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हों या लड़कियां, सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूँ। दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता, अपने क्लासमेट्स। ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेकार हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता। न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियाने को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना। और मुझे, जैसे मैंने बताया, बहुत काम कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, आशीर्वाद सबका मिला है। मैं यही कहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है।
लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। कितनी लंबी होगी? सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सवेरा तो फिर आ जाएगा। और आखिर में ये कहूंगा, चाहे हम याद यहां ना होंगे, लेकिन फिर उसके लिए कहूंगा, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूंगा फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। आप जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी हमारी मुलाकात होती थी, जब आप मंत्री बने तब भी बात होती थी, जब यहाँ चेयरमैन बनने से, वाइस प्रेसिडेंट आप बनने से पहले आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और मैं एलओपी था, तब भी हमारे संपर्क है। लेकिन जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का प्यार आपका चेयरमैन के तौर पे मिला और वो जो गाइडेंस मिली, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। धन्यवाद करता हूँ उसके लिए, और आपके स्नेह और प्यार के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफ़ा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। दो आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है। मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता है, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है, आदमी इमोशनल होता है। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं एमओएस बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं। लड़ाई करके, गालियां दे करने से हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरे यहाँ हम बेंचमेट रहे, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। बहुत सिंपल आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी हम नाराज होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा वो लोग नाराज होते हैं। और शरद पवार जी से लेकर और यादव जी से लेकर और सब लोग हमारे लीडरों का तो मैं बहुत ही धन्यवाद, सब लेफ्ट राइट एंड सेंटर, नाम कहूँ कि कुछ लूँगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज होंगे। तो चेयरमैन साहब से लेकर और प्रधानमंत्री जी से लेकर, मैं सेक्रेटरी जनरल साहब का कैसे और सेक्रेटरीट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूँ, मुश्किल है करना, क्योंकि इनका सहयोग मिला बहुत। हमेशा हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा, इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट की या कोऑर्डिनेशन के बारे में आप तक पहुंचने की बात की, तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने और सेक्रेटरीट ने हमने हमेशा हमारी मदद की है। और आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहाँ नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। तो
तो गुलाम नबी आज़ाद ने इस शायरी से अपना भाषण खत्म किया कि नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आएगी तो बहुत आएगी। पीएम मोदी और गुलाम नबी आज़ाद की दोस्ती के किस्से जिसने पहले कभी नहीं सुना था, उसे आज सभी किस्से सुनने को मिल गए। जिस तरह से ये दोनों नेता भाषण के दौरान भावुक हुए और एक दूसरे के बारे में तमाम किस्से सुनाए, उससे लगता है कि दोनों की गहरी दोस्ती थी। वैसे आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद साल 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। वो करीब 41 सालों से संसदीय राजनीति में है। वो 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सांसद रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।